हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ ऑफ इंडिया विद मनीष। आज हम लोग फिर से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 5 पार्ट्स हमने जो है डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे बात की थी। टुडे वी विल टॉक अबाउट पार्ट 6 ऑफ डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशंस गिवन अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज एच, दैट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और एक डेफिनेशन हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 10 के बारे में, जो कि बहुत अच्छी डेफिनेशन है और कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाती है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के वो निकल के बाहर आते हैं। तो ये डेफिनेशन मैं इलैबोरेटेड तरीके से डिस्कस कर रहा हूं और इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि ये मैक्सिमम इसेंशियल्स डिस्कस करता है। तो वो एक डेफिनेशन थी सेक्शन 10 में कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो ये डेफिनेशन थी जिसको मैं इलैबोरेट कर रहा हूं पिछले 5 पार्ट से, और आज जो है 6 पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या किया था, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उठाने स्टार्ट किए थे उस डेफिनेशन से। तो सबसे पहला था ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। तो फ्री कंसेंट में हम लोग ने सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो कंसेंट फ्री नहीं होगी, जैसे कि कॉशन एंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग ने बात की थी कि फ्री कंसेंट के बाद all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract। तो ये पांचों पार्ट में आपके कंप्लीट हो गया। आज हम लोग बात करेंगे competent to contract वाला जो सेक्शन था। तो what is competency, और you can say बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा ये चैप्टर कैपेसिटी ऑफ पार्टी के नाम से, कहीं पे कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी के नाम पे। तो कैपेसिटी बताता है कि हु इज एलिजिबल टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, कैपेबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि आज से जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लेक्चर्स मैं बनाऊंगा आपके लिए, उसमें सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि साथ में आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स भी होंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और जितनी बातें मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वो सब वहां पे आपको लिखी हुई इलैबोरेटेड मिलेगी। तो चैप्टर का एक्चुअली नाम है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज और कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। तो क्वेश्चन ये है कि हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ऐसा करके आपको सेक्शन 11 में डेफिनेशन दी, ये दिया। तो अब इस डेफिनेशन को सबसे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि इसी डेफिनेशन पे ये पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। लिखा हुआ है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, एज ऑफ मेजॉरिटी, और टू विच इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। क्लियर? अभी ये कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट है एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच इज सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें निकल के इस डेफिनेशन से आती हैं, जो कि ये बताती हैं कि कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कौन कॉम्पिटेंट है। तो पहला लिखा है एज ऑफ मेजॉरिटी का होना चाहिए। एज ऑफ मेजॉरिटी का मतलब आप समझते होंगे कि जो कि मेजर है, मींस इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 में ये बात लिखी हुई है कि एज ऑफ मेजॉरिटी का पर्सन कौन माना जाता है, हु इज 18 प्लस, हु इज एलिजिबल टू वोट, और एज ऑफ मेजॉरिटी वो डिफाइन करता है। कौन नहीं है, जो 18 से कम है, मींस जो माइनर माने जाते हैं, वो जो है कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। क्लियर?
सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि हु इज ऑफ साउंड माइंड। तो साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, दो प्रकार होते हैं। ब्रेन के आपकी कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं कि अगर आप साउंड माइंड के हैं मतलब आप एक नॉर्मल इंसान है, यू आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर अनसाउंड माइंड के हैं मतलब एक किस्म का आप कह सकते हो कि पागलपन है और वो जो है कॉम्पिटेंट नहीं माने जाते। क्लियर। थर्ड कंडीशन है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। तो वो लोग हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अब डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए किसी ने बड़े लेवल का क्राइम किया है और आईपीसी की किसी धारा के तहत उसके ऊपर चार्जेस हैं और वो सजा काट रहा है, कॉन्विक्ट है, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, आपने इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ किया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगे और आप सजा काट रहे हैं, या फिर कोई लोन लिया था वो नहीं पूरा कर पाए और आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए। तो कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जो ये बताती हैं कि दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। तो ये कंडीशन आपको सेक्शन 11 क्लियर कर दे रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेसिकली होती क्या है। तो तीन बातें होंगी इंपॉर्टेंट, आप मेजर होने चाहिए, आप साउंड माइंड के होने चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ होने चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही तो इसका मतलब क्या है? यू आर कॉम्पिटेंट, यू आर एलिजिबल टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये नहीं है तो आप कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए कि कोई एग्जाम का फॉर्म निकला, आप एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो है योग्यता लिखी होती है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी एज इस रेंज में होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, आप डोमिसाइल होने चाहिए इंडिया के या इस स्टेट के। ये सारी कंडीशंस वहां पे पहले लिखी होती हैं। इट मेक्स यू टू एलिजिबल टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब इन तीनों का बाइफर्केशन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहां पे हुआ कौन कॉम्पिटेंट नहीं है। तो पहली बात जो माइनर है, अगर आप माइनर हैं मतलब 18 से कम एज की हैं तो वो आप जो है कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं तो आप कॉम्पिटेंट नहीं है। क्लियर। थर्ड, इफ यू हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ देन यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तीन कंडीशन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो ये बताती हैं कि आप किस तरीके से कॉम्पिटेंट होते हैं। ठीक, तो माइनर के साथ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में पहले भी बता चुका हूं, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के तहत सेक्शन 3 में बताया गया है कि मेजर कौन है, क्लियर, और कौन कॉम्पिटेंट नहीं है। क्लियर। उसके बाद कंडीशन जो आती है जो हम लोग बेसिक तौर पे पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि 18 इफ यू आर लेस देन 18 years of age तो यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक, प्लस 18 है तो आप कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन एक और कंडीशन होती है जहां पे आप मेजर कब माने जाते हैं? 21 की एज में। गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत अगर आपके गार्जियंस या वार्ड अपॉइंट किए गए हैं कोर्ट के द्वारा, ट्रस्ट क्रिएट की गई आपकी प्रॉपर्टी की, एंड समवन इज लुकिंग आफ्टर योर प्रॉपर्टी एज ट्रस्टी, in that case you will be considered as major at the age of 21। ये स्पेशल कंडीशन होती है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में आप 18 प्लस हैं तो आप मेजर हैं, कॉम्पिटेंट हैं, और अगर आप 18 से कम हैं, माइनर हैं, तो आप कॉम्पिटेंट नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि माइनर को 99% केसेस में प्रोटेक्शन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये माना जाता है कि वो लॉजिकल माइंड नहीं रखते। लॉजिकल माइंड का मतलब क्या हो गया? क्या सही है क्या गलत है ये उनको समझ में नहीं आता है। इस वजह से हमेशा उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि कोई उन्हें बेवकूफ बना के उनकी एज का फायदा उठा के उनके साथ कुछ गलत ना करे और अनड्यू एडवांटेज ना उठाए। तो ये कंडीशंस आपकी होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये बताते हैं कि माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो। इफेक्ट्स ऑफ माइनर एग्रीमेंट, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो ये ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि माइनर को प्रोटेक्ट किया जाता है, मेजर को नहीं। ठीक, तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट लिखा है, एन एग्रीमेंट विद और बाय माइनर इज वॉइड।
तो अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो void ab initio माना जाएगा, void from the very beginning, it cannot be enforced in the court of law, और जो दूसरी पार्टी है उसको कोई रिलीफ यहाँ पे नहीं मिलेगा, माइनर को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है नो रेटिफिकेशन, मींस माइनर के साथ जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया void ab initio होगा, void from the very beginning। ठीक, ये लीगल मैक्सिम होता है, ये मैंने एक वीडियो बना के डाला है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि void ab initio का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है नो रेटिफिकेशन, मतलब अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता, उसमें कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता, ये इसका मतलब हो गया। माइनर कैन बी ए प्रोमिसरी और बेनिफिशियरी, मतलब हो सकता है कि दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो और माइनर उसमें प्रोमिसी है या बेनिफिशियरी है, तो ये उसके बेनिफिट के लिए बन सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, मैंने जो है लाइफ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी, तो इट वुड बी ट्रीटेड एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और उसमें नॉमिनी मैंने अपनी बेटी को बनाया। क्लियर? तो वहां पे बेनिफिशियरी या प्रोमिसी कौन होगा? वो आप मेरी बेटी होगी, मतलब अगर बाद में कुछ मेरे को हो जाता है तो जो भी उसको अमाउंट मिलना होगा, कॉम्पनसेशन मिलना होगा मैच्योरिटी पे, वो जो है उसको मिलेगा। क्लियर? तो माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे ये नहीं कहेंगे कि वो तो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो कैसे हो सकता है? प्रोमिसी या बेनिफिशियरी हो सकता है। क्लियर? नो स्टॉपेज अगेंस्ट ए माइनर। ठीक, यहाँ पे कुछ केसेस होते हैं जहां पे माइनर को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। ठीक है, तो नो स्टॉपेज अगेंस्ट ए माइनर में ये है कि माइनर अपनी एज का बेनिफिट उठा के किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, वहां पे जो है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। टॉर्ट की बात आती है, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। तो टॉर्ट क्या है? टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग। ये एक्चुअली इंडियन लॉज में नहीं आता है, लेकिन पढ़ाया जाता है हम लोग को, और फॉरेन कंट्रीज में, मान लीजिए कि इंग्लैंड में टॉर्ट का बहुत अच्छे से एप्लीकेशन है। तो लायबिलिटी फॉर टॉर्ट क्या है? टॉर्ट इज ए सिविल लॉ। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक माइनर है, मान लीजिए अपने फ्रेंड की साइकिल लेके जाता है कि भाई मेरे को राइड करना है और मेरे को एक साइकिल दे दो, उसने दे दी। साइकिल उसने खुद चलाने के बजाय अपनी किसी और फ्रेंड को दे दी, और उस फ्रेंड ने साइकिल का एक्सीडेंट कर दिया और साइकिल जो है डैमेज हो जाती है। तो इस केस में सिविल रॉन्ग में माइनर की लायबिलिटी बनेगी, मतलब कि टॉर्ट कर रहे हैं, अगर सिविल रॉन्ग कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनर लायबल हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी याद रखने की है कि माइनर को कभी भी आप पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते। मींस अगर कुछ भी वहां से कॉम्पनसेशन आपको मिलना है या आप क्लेम करते हो, तो वो उसके स्टेट, उसकी प्रॉपर्टी से हो सकता है और कहीं से नहीं। क्लियर? पर्सनली लायबल माइनर कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है नो इंसॉल्वेंसी। तो माइनर को इंसॉल्वेंट कोर्ट नहीं डिक्लेयर कर सकती। अगर आप किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये पावर सिर्फ कोर्ट के पास होती है। कोर्ट कैन डिक्लेयर एनीवन एज इंसॉल्वेंट, तो कोर्ट जो है माइनर को नहीं कर सकती। क्लियर? नेक्स्ट है पार्टनरशिप। तो आप ये खुद सोचिए कि क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? तो क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें दिखेंगी कि दो माइनर मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मतलब फर्म अगर आप बना रहे हो और फर्म स्टार्ट कर रहे हो तो दो माइनर मिलके नहीं कर सकते, एक मेजर एक माइनर, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि दोनों के दोनों पार्टी, जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि फर्म में कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए, तो वो आपको कम से कम दो पार्टनर दोनों के दोनों मेजर होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकता है? एज माइनर पार्टनर हो सकता है, मतलब बाद में उसके बेनिफिट के लिए उसको जो है फर्म में पार्टनर बनाया जा सकता, लेकिन इनिशियली दे कैन नॉट एंटर एज पार्टनर इन द फर्म। ठीक, उसके बाद है माइनर कैन बी एन एजेंट, यस और नो? यस, माइनर एजेंट हो सकता है, माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो होता है वहां पे प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसमें एजेंट को आप माइनर रख सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल को माइनर नहीं रख सकते हो। ये आपको जो है याद रखना रहेगा। फिर लिखा है माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। अब वही क्वेश्चन आता है कि माइनर अपनी एज का बेनिफिट, अनड्यू एडवांटेज उठा के अपने पेरेंट या गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता। क्लियर?
तो यहाँ पे भी माइनर को बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे माइनर को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। कि रीजन ये है कि अगर आपसे ये बोला जाए, कोई 2 साल का बच्चा लाके खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि ये मेजर है, इतना बड़ा सा बच्चा, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी ग्रोथ है, उसका जो है हाइट और ये सारी चीजें देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो मेजर हो ही नहीं सकता, ये तो माइनर है, देख रहा है सामने ही सामने। लेकिन कोई 17 इयर्स का बच्चा है, क्लियर है, उसको अगर हम मेजर बोलते हैं तो जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, क्लियर है, वो 18 इयर्स के बच्चे के जैसा लगेगा, क्योंकि देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन 17 एंड 18 इयर्स ऑफ एज एज फार एज फिजिकल अपीयरेंस इज कंसर्न। तो वो फिर वहां पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, मान सकते हैं कि हाँ ये 18 इयर्स का। और इसी पोजीशन का फायदा अगर उठा के माइनर अपनी एज का अनड्यू एडवांटेज उठा रहा है तो वो अलाउड नहीं होगा, क्लियर है। फिर आपका है ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय योर माइनर और अडल्ट, ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट। तो एक अडल्ट है एक माइनर है, अगर वो ज्वाइंटली मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारा का सारा जो लोड है या कह सकते हो लायबिलिटी है वो किसके ऊपर आएगा? अडल्ट के ऊपर आएगा। माइनर को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। फिर माइनर एज शेयर होल्डर, क्वेश्चन ये है कि माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनर शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अभी हम लोग जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज ट्रीटेड एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द कंपनी। तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए। तो माइनर जो है कभी शेयर्स में मतलब शेयर होल्डर नहीं बन सकता, कंपनी में शेयर्स नहीं खरीद सकता। लास्ट आपका है लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नेसेसरीज का क्वेश्चन ये आता है कि नेसेसरीज में आप क्या इंक्लूड करेंगे। हम लोग एक टर्म पढ़ा करते थे इकोनॉमिक्स में जिसको बोलते थे नेसेसिटी, ठीक है। तो उसमें आता है नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी है। और इसको अगर बेसिक तौर पे माने तो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम लोग की नेसेसिटी मानी जाती है नॉर्मल तौर पे। लेकिन यहां पे वर्ड नेसेसरीज यूज कर रहे हैं, वो ये है कि गुड एजुकेशन कैन बी ए नेसेसिटी फॉर ए माइनर, ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी ए नेसेसिटी फॉर ए माइनर। वो इसलिए कि माइनर उसका यूज टू है और वैसे ही एनवायरमेंट में वो रहा है। अब अगर उसके पास ये चीजों से वो डिप्राइव्ड है और आप उसे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जैसे फॉर एग्जांपल माइनर के पास कोर्ट नहीं है और आप उसे कोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये नेसेसरीज माना जा सकता है, क्लियर। लेकिन अगर पहले से उसके पास 5 कोर्ट हैं और आप एक और दे रहे हो तो वो नेसेसरीज नहीं माना जाएगा और फिर वहां पे आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशंस में जो चीज माइनर के पास नहीं है और उसके पास होनी चाहिए और वो आप उसे प्रोवाइड करें, क्लियर, तो वहां पे आप वो क्लेम कर सकते हो। लेकिन यू कैन क्लेम इट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द माइनर, मतलब माइनर की प्रॉपर्टी से वो कर सकते हैं, माइनर को पर्सनली लायबिलिटी नहीं ठहरा सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई कि जब आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ ये 10-12 हम लोग ने डिस्कस की, ये इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा आता है कि जो अनसाउंड माइंड के लोग हैं ये कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? नहीं। अब आप यहां पे जाके देखेंगे सेक्शन 12 में, तो वहां पे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। मान लीजिए कोई है जो कभी कभी फॉर इंटरवल ऑफ टाइम थोड़ा दिमाग से गड़बड़ हो जाता है, तो क्या वो कॉम्पिटेंट है? तो यहां पे कहते हैं कि कोई भी कॉम्पिटेंट तब है जब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो जस्टिफाइड तरीके से उन चीजों के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, मतलब लॉजिकली क्या सही है क्या गलत है, ये सोचने समझने की शक्ति अगर उसकी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सही है तो वो कॉम्पिटेंट है। और कभी कभी उसका दिमाग अगर गड़बड़ हो जाता है फॉर इंटरवल ऑफ टाइम तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ये सेक्शन 12 में एकदम क्लियरली बता दिया, क्योंकि सेक्शन 11 ये बताता है कि कौन कॉम्पिटेंट है। अब इसके अगेंस्ट जो आ गए वो ये 3 लोग आ गए जो कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है। तो आप सेक्शन 12 जो नोट्स इसमें साथ में लिंक्ड होंगे, आप उसको जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारी बातें लिखी हुई,
वो आप वहां पे जाके देख लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अनसाउंड माइंड के लोग कितने होते हैं। मेडिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें और वहां पे स्टडी करें तो हजारों किस्म के लोग आपको मिलेंगे जिनको हम कंसिडर करते हैं कि ये अनसाउंड माइंड की एक कैटेगरी। अब अगर हम लोग उसको स्टडी करने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बहुत ही ज्यादा होगा। तो लॉ में क्या हुआ, लॉ में उन्होंने कुछ 4-5 टाइप के लोग निकाल के बताए कि ये जो है अनसाउंड माइंड के लोग होते हैं और एक किसी स्पेशल सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस में दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आपके आते हैं इडियोसी, इडियट, ल्यूनेसी और इंसैनिटी, क्लियर, इंटॉक्सिकेटेड पर्संस, हिप्नोटिज्म, मेंटल डिके और मेंटल फेस्टिंग। ये कुछ 5 प्रकार हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है कि दे आर अनसाउंड माइंड पर्संस। ठीक, अब इडियोसी क्या है, तो यहां पे ये क्वेश्चन है, हम लोग बहुत जो है बोलते रहते हैं कि बड़ा इडियट इंसान। ठीक, तो इडियोसी बेसिकली होती क्या है, आपको अगर एक मूवी थी कोई मिल गया ऋतिक रोशन की, तो आप उसमें जाके देखेंगे मूवी को, तो उसमें देखेंगे कि ऋतिक रोशन फिजिकली ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, मतलब उसकी बॉडी जो है वो एक अडल्ट के जैसी है, लेकिन जो उसका माइंड है वो बच्चों की तरीके से। तो ये स्टेट ऑफ फिजिकल कंडीशन अगर है तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग इडियट होते हैं। मतलब कि वो इडियोसी की स्टेज है जिसमें आपकी फिजिकल ग्रोथ तो हो जाती है, शरीर की ग्रोथ हो जाती है, लेकिन मानसिक जो है ग्रोथ वो नहीं होती, मेंटल ग्रोथ नहीं होती। तो ये परमानेंट अनसाउंड माइंड के लोग माने, मतलब ये कभी भी कॉम्पिटेंट नहीं हो पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, क्योंकि इनकी स्टेट ऑफ माइंड इसी तरीके की। फिर बात आती है ल्यूनेसी और इंसैनिटी की, तो उसमें भी आपने एक मूवी देखी होगी गजनी, जो आमिर खान की थी। उसमें यह था कि वो आमिर खान की कभी कभी याददाश्त चली जाती और कभी कभी वापस आ जाती। तो ऐसे केस में क्या होता है कि लॉ ये कहता है कि जब आपकी याददाश्त वापस आ जाती है, आप ठीक है, तो आप कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, लेकिन जब चली जाती है याददाश्त, उस टाइम पीरियड में आप कॉम्पिटेंट नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि ये टेम्परेरी नेचर है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, बहुत डाउट्स होते हैं कि साहब कैसे समझेंगे। तो ये मेडिकल ग्राउंड्स पे आपको जो है इस बात को की पुष्टि की जा सकती है, डॉक्टर्स बता सकते हैं कि ये कैसा स्टेज है अनसाउंड माइंडनेस का और इसमें क्या जो है आपके तरीके लगे। ठीक है, तो मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम इस चीज को देख सकते हैं कि कब वो कॉम्पिटेंट है कब नहीं है, और कुछ उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, बोलने के तरीके से आप इन चीजों को गेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा रिस्की होता है, तो ना ही करें तो बेहतर है। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ठीक, ड्रंक, दारू पी के बेवड़े, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, तो ऐसे लोग जो है क्या कॉम्पिटेंट होते हैं? कतई नहीं। क्योंकि जब आप ड्रिंक करते हैं इस तरीके से, तो आपकी ब्रेन के पार्ट होते हैं, सेरेब्रम क्या बोलते हैं उसको आपकी जो है मेडिकल लैंग्वेज में, और वो आपके लॉजिकल माइंड को बताते हैं। तो होता क्या है कि जब आप एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इंटॉक्सिकेटेड हैं, तो वो आपके ब्रेन के उस पार्ट पे जाके इफेक्ट करता है और आपका लॉजिकल माइंड खराब हो जाता है। मतलब कि क्या सही है क्या गलत है ये सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। इसीलिए कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि आपकी लॉजिकल माइंड खराब हो जाता है। तो कहीं चल कहीं रहे, पैर कहीं पड़ रहा है, बोल कुछ रहे हैं, निकल कुछ और रहा है। तो ऐसी केस में क्या होता है कि जब तक आप इंटॉक्सिकेटेड हैं, क्लियर, शाम को आपने पी ली और उसके बाद दिमाग जो है अनाप शनाप बकने लगे, तो आप कॉम्पिटेंट नहीं है। फिर रात में सो गए, सुबह उतर गई, ऐसा हुआ, तो आप जो है नॉर्मल इंसान की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अच्छे हो गए, तो आप जो है कॉम्पिटेंट माने जाए। तो ये भी क्या है, परमानेंट नहीं है, ये भी टेम्परेरी नेचर है। ठीक, जब उतर गई तो आप कॉम्पिटेंट हैं, और जब तक आपके ब्रेन पे उसका इफेक्ट है आप इनकॉम्पिटेंट माने जाए। क्लियर। फिर होता है हिप्नोटिज्म, इसको बोलते हैं सम्मोहन। ये एक विशेष तरीके की विद्या होती है जो बहुत सारे लोग सीखते हैं, और ये एक्चुअल है।
झूठ नहीं होता है। हिप्नोटिज्म जो है पूरी साइंस है, इस पे बहुत ध्यान साधना, भगवान जाने क्या क्या करके वो लोग सीखते हैं और वो आपको हिप्नोटाइज करेंगे, मतलब वो आपके ब्रेन को कैप्चर कर लेते हैं एक तरीके से, और उससे फिर जब जो भी आपसे कहेंगे आप वो करोगे, ठीक है। तो इस केस में भी जितनी देर के लिए, अब ये विद्या है ना कि इसका लेवल क्या होता है, कभी कभी होता है कि हम किसी को 2-4-5 मिनट के लिए ही हिप्नोटाइज करके उससे अपना काम करा लिया और कहा सुनो ये ज्वेलरी वगैरह जो पहने हुए टॉप शॉप सब उतार के मेरे को दो, तुम्हारी जेब में जितना पैसा है कैश है वो दो, तो उन्होंने फटाक से दे दिया, लेके भाग गए। क्लियर। किसी किसी के पास ये विद्या बहुत अच्छी होती है, 2-4-5 घंटे के लिए आपको हिप्नोटाइज कर लिया। तो ऐसे केस में भी ये कहा जाता है कि जितनी देर आप हिप्नोटाइज्ड हैं आप कॉम्पिटेंट नहीं है, और जब आप उसके इफेक्ट से बाहर आए, आप नॉर्मल हो गए, तो आप कॉम्पिटेंट हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ये भी टेम्परेरी नेचर होता है हिप्नोटिज्म। क्लियर। उसके बाद लास्ट आता है मेंटल डिके और मेंटल फेस्टिंग। तो ये मेंटल डिके बेसिकली क्या होता है, आपने सुना होगा कि साहब फलाना लोग हैं कुछ कुछ ऐसे ओल्ड एज के, ओल्ड एज का मतलब हो गया 70, 80, 90, कोई कोई सेंचुरी भी बना लेते हैं, ऐसा करके कोई जी रहा है बहुत लंबा और बुजुर्ग है, तो उनका मेंटल डिके होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ए काइंड ऑफ मेमोरी लॉस, उनकी मेमोरी जानी चली शुरू हो जाती है। इसको मेंटल फेस्टिंग भी कहते हैं। और यही रीजन है कि जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो सरकार भी माला पहना के रिटायर कर देती है कि जाइए भाई घर में बैठिए, अब आपकी जो है एज ज्यादा हो रही है, धीरे धीरे आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ऐसा मेंटल डिके। तो जरूरी नहीं है कि ये सबके साथ होता है, लेकिन ये माना जाता है कि 60 की एज के बाद ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके स्टार्ट होती है। तो होता क्या है कि इसमें जितनी मेमोरी आपकी चली गई वो चली गई, फिर वो वापस नहीं आ सकती। मेडिकल साइंस ने साफ बोल रखा है कि ये इसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं होता। अगर कंप्लीट मेमोरी लॉस हो गया तो फिर आप कॉम्पिटेंट नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे भी होता है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, मतलब केस इतना वर्स्ट हो जाता है एट टाइम्स। मेरी खुद की दादी के बारे में मेरे को याद है, तो वो भी 90s में पहुंच गई थी एज में, और वो सब कुछ भूल गई थी, तो उन्हें अपना नाम तक नहीं याद रहता था। तो वो एक स्टेज है एग्जाम्पल के तौर पे कि मेंटल डिके की होगी, जहां पे आपकी मेमोरी लॉस कंप्लीट होगी। तो जब आप कुछ भी नहीं याद है, अपना नाम तक नहीं याद है, अपने बच्चों का नाम नहीं याद है, अपने हस्बैंड का नाम नहीं याद है, तो आप कॉम्पिटेंट कैसे माने जाते? अब ये परमानेंट होगी कि टेम्परेरी होगी? परमानेंट होगी। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस ने पहले ही कह दिया कि मेंटल डिके का हमारे पास कोई इलाज नहीं। वंस यू हैव लॉस्ट योर मेमोरी, तो वो नहीं कहते साइंस में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में साहब वो चिप चली गई, अब उसका कोई इलाज नहीं, तो वो चीज आपकी मेंटल डिके में आती है। तो दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। तो ये 5 कैटेगरी डिवाइड की गई जिसमें ये बताया गया कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ टेम्परेरी है, कुछ परमानेंट है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करता है। आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो इसमें भी बहुत तरीके के आपके लॉ होते हैं जहां पे आपकी कॉम्पिटेंसी के बारे में जो है बोला जाता है। अब इनमें भी आप देखिए कुछ 6 to 7 मैंने लिख के रखे हुए हैं। एलियन एनिमी होता है, फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर, इंसॉल्वेंट, कॉन्विक्ट, कॉर्पोरेशन, मैरिड वुमेन, प्रोफेशनल पर्सन। अब अगर इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी। एलियन एनिमी कौन हो गए? मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीसफुल रिलेशन, जो कि कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि पीस, शांति है, ठीक है, मित्रता है और बहुत अच्छे रिलेशन है, तो ट्रेड भी कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स भी हो रहे हैं, फॉरेन ट्रेड जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन एज सून एज द वॉर इज डिक्लेयर्ड, इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी कंसिडर्ड एज एलियन एनिमी। तो ऐसे केस में फिर वो कॉम्पिटेंसी खत्म हो जाती है।
वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब अब हम जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते और वहां पे कॉम्पिटेंसी की बात ही है। क्लियर? तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होते। फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर, आप लोगों ने सुना होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं आपके राजदूत। ठीक है, तो फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर जो होते हैं, ये इनकी कैपेसिटी क्या होती है, मतलब ये अपनी कंट्री के बिहाफ पे दूसरी कंट्री में सिर्फ मैसेज लेके जाते हैं। मान लीजिए कि इंडिया ने कोई लेटर लिख के दिया चाइना के लिए, तो वो चाइना में जाएंगे और वहां पे जाके उस लेटर को पढ़ के सुना देंगे। फिर वहां से जो रिस्पांस मिलेगा उसको ले आके अपने कंट्री का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है उनको दे देंगे, फिर जो उनको करना है वो करेंगे। मतलब कि ये लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपनी कंट्री के बिहाफ पे दूसरी कंट्री से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। क्लियर? इसका जिक्र आपको वहां पे भी मिलेगा, रामायण महाभारत में राजदूत वो भेजे जाते, दूत भेजे जाते, शांति दूत भेजे जाते। उनका काम क्या होता था कि साहब मैसेज दिया कि लड़ाई झगड़ा नहीं करिए, शांति रखिए और इन चीजों को जो है मान लीजिए। तो बजरंगबली गए थे, हैं, रामचंद्र जी का संदेश लेके रावण के पास, नहीं माने तो बाद में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, तो जो ये फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत होते हैं, उनका काम ही होता है सिर्फ मैसेज कन्वे करना और वहां से जो रिस्पांस मिलता है उसको ले आना। पर्सनल कैपेसिटी में दे कैन नॉट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ देयर कंट्री विद अनदर कंट्री। ठीक, ये बात याद रखिएगा। इंसॉल्वेंट, the one who has been declared insolvent by the competent court, they cannot enter into a contract। तो अगर आप दिवालिया घोषित किए जा चुके हैं कोर्ट के द्वारा, तो आप जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट कौन होता है? जो जेल की सजा काट रहा है, 3 साल 5 साल 7 साल, कोई भी इस टाइप की 10 साल की सजा कुछ भी हो गई आपको और आप जेल में हैं, उस टाइम पीरियड में, फॉर एग्जाम्पल 3 साल की सजा हुई तो 3 साल आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जेल से रिहा होने के बाद, छूटने के बाद, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? यस और नो? यस। क्यों? क्योंकि जो आपने गलत किया था उसकी सजा तो आपने काट ली। अब आपको हक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको हक है कि आप एक नॉर्मल सिटीजन की तरीके से रहिए और अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी जॉब कर सकते हैं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मना कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ पे गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने गलत किया उसकी सजा तो आपको मिल गई और आपने उसको जो है सजा काट भी ली, तो अब आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, आपको हक है इस बात का। ठीक, तो जनरली हम लोग क्या होता है, जैसे घर में नहीं गलती कुछ की तो पापा ने एक चाटा मारा। क्लियर? अब जो गलती की उसकी सजा तो मिल गई ना, फिर ना शाम को आ रहे फिर से एक चाटा मारे और ये भी कह दिया कि घर से कोई बात नहीं करेगा, तो ये सही है? नहीं। तो ये कॉन्विक्ट वाला केस यही है कि जब सजा काट दी उसके बाद आप कॉम्पिटेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आता है कॉर्पोरेशंस, आर दे कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट? यस, ये कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ है कि कंपनी इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेगी, तो नहीं कर सकते, अदरवाइज कर सकते हैं। क्लियर? मैरिड वुमेन, आर दे कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट? यस। मैरिड वुमेन में एक क्लॉज है, क्वेश्चन ये है कि अगर ये लोग कॉम्पिटेंट हैं तो फिर यहाँ पे नाम क्यों लिखा है? यहाँ पे तो लिखा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो वो जो स्पेशल कंडीशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कॉर्पोरेशंस के बारे में बात की तो कंपनीज हु आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उनके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनते हैं और वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वहां पे जैसे कि मेमोरेंडम पढ़ते हैं तो वहां पे ये होता है कि कंपनी क्या कर सकती, ये कहाँ लिखा है? मेमोरेंडम ऑफ। अब उन्होंने कहा कि ये चीज कंपनी नहीं कर सकती। अब अगर वो कर रहे हैं तो दे आर इनकॉम्पिटेंट। मैरिड वुमेन क्या कॉम्पिटेंट है? हाँ बिल्कुल है। मैरिड है तो 99% केसेस में 18+ ही होंगी एज पर लॉ, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, मेजर है, कॉम्पिटेंट है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन है, रूलिंग है बाकायदा कि मैरिड वुमेन में जो पर्दा नशी लेडी आती
उस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए हम लोग जो पर्दा नशी लेडी दिमाग में आता है पहले ही टर्म में, तो ये लगता है कि वो कोई ऐसी लेडी जो बुर्का पहन के रहती हैं या घूंघट करके रखती हैं। इसका कोई हिंदू मुस्लिम से लेना देना नहीं है, क्योंकि हर रिलीजन में ये पर्दा सिस्टम चलता है अलग अलग तरीके से। तो मैरिड वुमेन कॉम्पिटेंट है। अब उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पर्दा नशी लेडी जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि साहब पर्दा नशी लेडी हम लोग समझते क्या है, वो जो बुर्का पहन के रहते हैं या घूंघट करके रखते हैं वो पर्दा नशी लेडी नहीं, वो तो एक फिजिकल अपीयरेंस है। क्वेश्चन यहां पे ये है कि उन्होंने कहा पर्दा नशी लेडी वो है who do not interact with the outside world and they interact with some privileged relations like their husband and their close family member। तो वो लोग बाहर आते जाते ही नहीं, दूसरे बाहर के लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करते, वो सिर्फ कुछ पर्सनल आपके रिलेशंस हैं उन्हीं से इंटरेक्ट करते हैं। बाहर का कोई इंसान आता है तो वो गेट से बाहर भी नहीं निकलते, ऐसा पर्दा करके उनसे बात करते हैं। तो उनकी आइडेंटिटी ही नहीं क्लियर होती, बाहर के लोगों ने देखा ही नहीं, और वो ना कहीं जॉब कर रहे हैं, ना बाहर कहीं जा रहे हैं, ना किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो पर्दा नशी लेडी दोज हु डू नॉट इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, क्लियर, they are not competent to enter into a contract and they are disqualified by law। क्यों? कि साहब आप इंटरेक्ट करते नहीं, आप कहीं बाहर जाते नहीं, जॉब करते नहीं है, तो आपको कोई जानता नहीं, आपकी आइडेंटिटी नहीं क्लियर है, और ऐसे में धोखा भी हो सकता है कि पर्दा लगा के आप कुछ गड़बड़ करके रखें। ठीक, तो वहां पे मैरिड वुमेन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लास्ट आता है आपका प्रोफेशनल पर्सन। तो प्रोफेशनल पर्सन कौन होते हैं? जो हमारी तरीके से टीचर है, सीए हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, सीएस हैं, ये सब प्रोफेशनल पर्संस की कैटेगरी में आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये कॉम्पिटेंट हैं? तो अगर हम लोग इंग्लैंड के लॉ की बात करें तो दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो अपने क्लाइंट को फोर्स नहीं कर सकते फीस वगैरह के लिए, वहां के लॉज के हिसाब से। इंडिया के लॉ में अगर हम बात करेंगे तो प्रोफेशनल पर्संस आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे अगर ये छूट दे दी तो बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई फीस ही नहीं देगा। हमारे जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये सब बेचारे भूखों मरने लगेंगे। तो यहां पे ये किया है कि अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप उनकी जो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, क्योंकि ये 90% केसेस में क्या होता है कि जितने भी आपके प्रोफेशनल पर्सन हैं ये सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज के बदले वो फीस चार्ज करते हैं, तो वो अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो अपने क्लाइंट्स पे केस फाइल कर सकते हैं स्पेशल केसेस में। तो दे आर कॉम्पिटेंट एज पर इंडियन लॉ, ठीक है, लेकिन वहां के लॉ के हिसाब से वो कॉम्पिटेंट नहीं। तो ये था कैपेसिटी ऑफ पार्टी के बारे में सारी की सारी बातें कि हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नोट्स इसके साथ मैं अटैच कर रहा हूं, आप प्लीज उसको डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से लिख के पूछ सकते हैं। आशा करता हूं सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।